हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। अभी आपके संस्कृत विभाग का एग्जाम है, इसके बाद में आपके सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती भी आ चुकी है और दोनों में ही आपके पद कम हैं। अब पद कम है तो सिलेक्शन लेना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, तो हमें ये काम करना होता है कि हमारा जो स्कोर है, कट ऑफ का जो स्कोर है, वो हमें अधिक मेहनत के साथ ऊपर पहुंचाना होता है। जैसा कि मान सकते हैं कि पहले आपके कट ऑफ 300 के लगभग जाती थी, तो अब हमारा जो स्कोर रहेगा वो 350 तक रहेगा। 350 तक टारगेट रहेगा, तब जाके हम सोच सकते हैं कि इस बार हमारा सिलेक्शन होगा। उनमें से जो कुछ विषय है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है कम पदों पर, पढ़ाई तो करनी ही होगी। कोई भी अभ्यर्थी हो, लास्ट जब एग्जाम डेट आएगी तो आपको मन में आएगा ही सही कि पढ़ना तो होगा, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। सभी अभ्यर्थियों के साथ यही होता है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना होता है अच्छी कम पदों में, सिलेक्शन लेने का एक ही तरीका है कि जो सब्जेक्ट वीक है उनको मजबूत कीजिए। जैसा कि बात करते हैं, आपकी अर्थशास्त्र है। अब अर्थशास्त्र ऐसा विषय है एसएसटी में, अगर इसकी बात करें तो इस विषय में अभ्यर्थियों के अमूमन, क्योंकि आप देखते हो कि बीए में अर्थशास्त्र बहुत कम अभ्यर्थी होते हैं, और जिनके अर्थशास्त्र होते हैं वो उनके या तो वो सीए बन जाते हैं या फिर वो अलग से कुछ काम करते हैं। लेकिन एसएसटी की सर्टिफिकेट की तैयारी तो करेंगे नहीं अर्थशास्त्र वाले, वो कुछ अलग काम करेंगे। बहुत कम अभ्यर्थी होते हैं, और जिनके नहीं होते हैं वही अधिकांशतः उड़ीसा अध्यापक की तैयारी करते हैं, और उनको अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता है। तो उनके जो अर्थशास्त्र का जो पेपर होता है, तो इसमें से 19% आते हैं। तो 19% में से बात करें तो 19% में से मात्र केवल अभ्यर्थियों के 6 या 7 क्वेश्चन ही सही होते हैं। अब इन 6-7 क्वेश्चनों का जो टारगेट है, होना नहीं चाहिए कि 19 के 19 प्रश्न हमें आए। 19 के 19 प्रश्नों को हम हल कर पाएं, ये टारगेट होना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य ये है, मैंने आपको संपूर्ण कोर्स भी करवा दिया है, लेकिन अब आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं तो आपके बहुत ही काम आएंगे। आपके संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। अगर आपके अर्थशास्त्र का पूरा सिलेबस देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपका पूरा सिलेबस है अर्थशास्त्र का, जिसमें राष्ट्रीय आय, उपभोग फलन, मुद्रास्फीति, मुद्रा की पूर्ति के माप, मांग पूर्ति की सामान्य अवधारणा, उपभोक्ता साम्य, साख सृजन की नियंत्रण की विधियां, निर्धनता, बेरोजगारी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मानव विकास, सतत विकास, विकास के अवधारणा और नीति आयोग ये है। अब इसमें क्या है, जिस तरह से आप जानते होंगे कि गणित का एक ही सूत्र है कि अगर आपको उसके फॉर्मूले नहीं पता तो आपके 0 अंक आएंगे, और फॉर्मूले पता है तो आपके 100 में 100 अंक आएंगे। गणित ऐसा विषय होता है जिसमें से आप 100 से 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में ऐसा ही है कि अगर इनका आपको फॉर्मूले मालूम है, इन चीजों के इनके फॉर्मूले मालूम है, तो आपको अर्थशास्त्र में 19 में से 19 प्रश्नों को आप अटेंड कर सकते हो। अब गलत कितनों की वो अलग बात है, लेकिन आप 19 के 19 प्रश्नों को कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूले याद है। तो इसमें कुछ चीजें ऐसे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये चैप्टर ऐसे हैं जो आपको केवल गणित के कुछ सूत्र होते हैं जिनको आपको याद करने होंगे, बस आपको बार बार रिवीजन करना होगा। तो अंतिम में ये कक्षा लेने का उद्देश्य है कि आप इन चीजों को समझो। मैं टाइम मिलेगा तो मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ अधिक से अधिक प्रश्न हल कराऊंगा विस्तार से। तो मैंने आपको आरवी मानुषी स्टडी ऐप कोर्स में आपको संपूर्ण करा रखा है, आपको प्रश्न दे रखे, सब चीजें आपके हैं। अब ये आपके पास समय कम बचा है तो इनको आप देख लीजिए, फिर भी आपको समझ में आए तो आपको बहुत फायदा इस वीडियो से मिलने वाला है। तो बात करते हैं, हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके पूरे चैप्टर के हिसाब से रहेंगे, आपको क्रम से रहेंगे। जो पहले क्वेश्चन आएंगे वो राष्ट्रीय आय के आएंगे, उसके बाद में उपभोग फलन के आएंगे, उसके बाद में मुद्रास्फीति के क्रम से ही आएंगे पूरे सिलेबस के आधार पर। ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय आय का आ रहा है फिर आपके न्यास आ रहा है, क्रम से ही लूंगा ताकि आपका एक रूटीन बने और आपका एक संपूर्ण अर्थशास्त्र का पूरा रिवीजन हो सके, अच्छे से कोर्स हो सके। इस पर ध्यान देना। देखो, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, सामान्यतः राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ पर देखोगे तो राष्ट्रीय आय की गणना कब की जाती है? पंचवर्षीय आधार पर, वार्षिक आधार पर, मासिक आधार पर, दैनिक आधार पर। तो यहाँ बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय की गणना आपके वार्षिक आधार पर की जाती है, पंचवर्षीय आधार पर नहीं की जाती। अब यहाँ पर गणना की बात आए तो अब आप बताओ कि राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता होगा 1867-68 में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना भारत के वयोवृद्ध पुरुष है, जिनको वयोवृद्ध पुरुष भी बोलते हैं, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था दादाभाई नेरोजी। दादाभाई नेरोजी ने भारत की प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी। इसके बाद में आपको पता होगा
4 अगस्त, क्या 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना हुई थी। अब राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना हुई तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय आय समिति की जो स्थापना हुई इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस इसके अध्यक्ष थे। ये चीजें आप सभी को ये याद होना चाहिए। पहले जो राष्ट्रीय आय की जो राष्ट्रीय आय जो गणना करता था उसकी स्थापना की गई केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई 1951 में। मैं वही बता रहा हूं जो क्वेश्चन आपके बार बार बन सकते हैं, ध्यान देना इन चीजों को। जो क्वेश्चन आपके बार बार बन सकते हैं उनकी बात कर रहा हूं। अब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुई। उसके बाद में क्या हुआ कि यही आप तक 1919 तक यही राष्ट्रीय आय की गणना करता था भारत में। लेकिन 2019 में यहाँ बात कर रहा हूं, 2019 की बात करता हूं मैं, 1919 की बात नहीं करें, 2019 में क्या हुआ कि 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक संगठन बनाया, उसका नाम था राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। इसके स्थान पर, किसके स्थान पर? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के स्थान पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। अब इस संगठन की जो स्थापना की गई वो 2 संगठनों को मिलाकर की गई। कितने संगठनों को? 2 संगठनों को। नंबर 1 तो आपकी ये हो गया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और दूसरा हुआ आपके NSSO। ये NSSO क्या होता है? तो राष्ट्रीय, आपको पता होगा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सर्वेक्षण संगठन। ये संगठन और दूसरा संगठन कौन सा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इन दोनों को मिलाकर 2019 में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई, और वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और जो आपके राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है ये आपके बेरोजगारी और गरीबी के आंकड़े जारी करता है। बेरोजगारी और गरीबी के आंकड़े कौन जारी करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO। अब जारी कौन करेगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन अब जारी करेगा। तो इतनी बात समझ में आए? पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जो बताया मैंने आपको, आपके सेकंड ग्रेड में अर्थशास्त्र में पूरे के पूरे छपे गए हैं। अब बताओ आपके क्वेश्चन कहां से बाहर जाएगा? आपका जाना ही नहीं चाहिए, आपको इनको पूरे क्वेश्चनों को हल करना है। और आपके पास अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास कोर्स नहीं है तो कोर्स ज्वाइन कर लेना, क्योंकि समय निकल जाता है तो फिर कुछ नहीं आता। बाद में आप कहोगे कि कहाँ मिले, लेकिन एक क्वेश्चन का भी अगर आपके सिलेक्शन से दूर रह गया तो आप जिंदगी भर पछताओगे, 1 साल के लिए पछताओगे कि ये काश हम उन चीज़ों को देख लेते हैं। तो आपको इन चीज़ों को देखना है, इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो, बाजार मूल्य पर एनडीपी। अब यहां पर देखो आपकी क्या आया? बाजार मूल्य पर एनडीपी में कुछ ही क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे। एक चैप्टर से 5 या 10 क्वेश्चन रहेंगे। अब पूरे चैप्टर से मैं आपको केवल 80 क्वेश्चन कराऊंगा। 80 क्वेश्चन में आपका पूरा अर्थशास्त्र कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पर देखना, तो बाजार मूल्य पर एनडीपी में क्या जोड़ने पर बाजार मूल्य में एनएनपी प्राप्त होगा। अब यहां पर ध्यान देना, अगर आपने राष्ट्रीय आय पढ़ी होगी, यहां से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 100% इस चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने राष्ट्रीय आय पढ़ी होगी तो आपको 4 चीजें याद होनी ही चाहिए। पहले तो आप गड़बड़ नहीं कर दोगे। कहां पर? आपका बाजार मूल्य पर एनडीपी और बाजार मूल्य पर एनएनपी, इन दोनों क्या है? देखो बिल्कुल दोनों सेम है। आपको अगर पता होगा तो आपको एक तो पता होगा जीडीपी क्या है, एक पता होगा आपको एनडीपी, एक आपको क्या होगा जीएनपी, और एक पता होगा आपको एनएनपी। ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि चारों क्या है। अगर चारों मालूम है तो फिर आप बिल्कुल आसानी से इस चैप्टर को पूरा कर सकते हो, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पूछी गई कि बाजार मूल्य पर एनडीपी, बाजार मूल्य पर बात की गई, किसकी बात की गई? बात की गई इसकी एनडीपी की, बाजार मूल्य पर। और दूसरी बात की गई बाजार मूल्य पर एनएनपी की, तो आपके एनएनपी की बात की गई यहाँ पर। तो दोनों की बात की गई, तो दोनों की क्या, इसमें क्या जोड़े, किसमें? बाजार, इसमें बाजार मूल्य में एनडीपी में क्या जोड़े कि हमें बाजार मूल्य पर एनएनपी प्राप्त हो जाए। तो आपको पता है कि जीडीपी और एनडीपी, इन दोनों का मतलब क्या होता है?
ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, जीएनपी और एनपी दोनों अलग है और ये दोनों अलग है। ये तो है घरेलू सीमा के अंदर, दोनों कौन सी, जीडीपी और एनडीपी घरेलू सीमा के अंदर। और इसमें क्या करते हैं जीएनपी एएनपी में, इसमें क्या होता है कि विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय होती है, विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय होती है उसको भी जोड़ दिया जाता है। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी, ठीक है। ये चीजें अगर आप यहाँ समझ जाओगे तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो पहला है, आपको थोड़ा हल्का सा बता देता हूं ताकि आप यहां समझ जाओगे। मैं कहूं आपके, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आएंगे, इसमें से क्वेश्चन आएगा आपके। मैं अब बात करता हूं जैसे आपके जीडीपी का। जीडीपी इसका मतलब क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। क्या मतलब होता है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब क्या होता है कि अपने घरेलू यानी कि अपने घर की सीमा के अंदर, अपने देश की सीमा के अंदर जो भी उत्पादन होता है, विदेशों से प्राप्त आय नहीं, मतलब यहाँ है कि विदेशों की जो भी कंपनियां भारत में हैं उनकी आय भी यहाँ भारत में जोड़ी जाएगी। और जो विदेशों में भारतीय कंपनियां हैं उनकी आय यहाँ जोड़ी, भारतीय सीमा के अंदर जो भी चीजें हैं उन सब की आय इसमें जोड़ी जाएगी। और जबकि जो आपके यहाँ पर ये एनडीपी है, जो आपके एनडीपी है, ये होता है आपके शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसको बात ध्यान रखना। इसमें क्या करते हैं, इसमें शुद्ध घरेलू उत्पाद में शुद्ध में क्या है, ऊ की मात्रा है, सुबह ऊ की मात्रा है। तो इसमें क्या करते हैं, एनडीपी में मूल्यह्रास घटाने पर मूल्यह्रास घटा देते हैं। तो मूल्यह्रास में क्या है आपके ऊ है। तो शुद्ध में ध्यान रखना, शुद्ध में अगर मूल्यह्रास यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में अपन मूल्यह्रास घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें तो आपके नीचे वाला है जीएनपी और एनएनपी। तो आपको यहाँ बात करूं तो आपके जीएनपी क्या है, तो जीएनपी है आपके सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि इसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को भी जोड़ा जाता है और भारत से विदेशों में गई आय को घटाया जाता है। उसके बाद में जो बच जाता है उसको ही अब जीएनपी कहते हैं। तो अब इसमें अब एक है जीएनपी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये बात आपको समझ में आई। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी ऊ है, क्या है, इसमें भी ऊ। तो अगर जीएनपी में हम क्या घटाएंगे, तो इसमें अगर मूल्यह्रास घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें आपको है एनएनपी प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन ये आएगा आपके कि एनएनपी कैसे प्राप्त होगा, तो एनएनपी प्राप्त होगा जब जीएनपी में मूल्यह्रास घटाएंगे। समझ गए। इसी तरह से अगर बात करें तो आपकी एनडीपी कैसे प्राप्त होगा, तो एनडीपी आपकी प्राप्त होगा आप जब जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाओगे। जहां शुद्ध आ जाएगा, शुद्ध में मतलब यह है कि वहां मूल्यह्रास घटाया गया है शुद्ध में। और आपके जहां पर अगर न्यू आ जाए, आपकी दो लागत होती है, एक तो होती है बाजार लागत, एक होती है बाजार लागत, एक होती है आपके साधन लागत, ठीक है। दो लागत होती है। साधन लागत में क्या होता है कि साधन लागत में स आ रहा है, स का मतलब है सब्सिडी। सब्सिडी में क्या होता है आपके डी, सब्सिडी में क्या है स, और साधन लागत में क्या है स। तो साधन लागत में जो आपकी जो भी चीजें होती है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जो भी सब में साधन लागत में सब्सिडी को जोड़ा जाता है, सरप्लस किया जाता है। सरप्लस क्या किया जाता है, सरप्लस किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना, इसमें सरप्लस किया जाता है, सरप्लस किया जाता है, ठीक है ना। ये चीजें आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। तो ये तो आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दिया कि ये चीजें क्या है। तो इसमें देखो एनडीपी में क्या जोड़ने पर, एनडीपी में क्या जोड़ेंगे अपन, जब एनएनपी प्राप्त होगी तो एनएनपी में क्या करते हैं, विदेशों से प्राप्त होने वाले आय को जोड़ते हैं। तो इसमें विदेशों से प्राप्त होने वाले आय को इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान समझना। अगला, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है, तो बताओ कौन करता है। तो आप बताओ, मैंने आप बताया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 2019 में, 2019 में हुई थी। इसकी स्थापना 2019 में हुई राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की। किन किन के सहयोग से, आपके मैंने दो संस्था बताई थी, एक तो बताया CSO और एक बताया था NSO। इन दोनों संगठनों को मिलाकर जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी, ये मैंने आपको पूरा बता दिया, पूरा चीजें। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा होती है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और 2015 में इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अब नीति आयोग को आपको अच्छे से याद करना है, नीति आयोग आपके आता ही है सिलेबस में, ठीक है। निम्न में से कौन सी क्रिया से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय की गणना में जोड़ा जाता है। अब कौन सी क्रिया से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय की गणना में जोड़ा जाता है, मतलब यह है कि आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी आय को राष्ट्रीय आय की गणना। देखो
कौन सी गणना में जोड़ा जाता है? तो वकील के द्वारा प्राप्त मुवक्किल से ली गई फीस को जोड़ा जाता है। बाकी जिसे ये मैंने यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किस क्रिया के द्वारा निम्न विकल्पों को चयन कीजिए जिनके द्वारा राष्ट्रीय आय में उनको नहीं जोड़ा जाता। तो राष्ट्रीय आय में चोरी और जुए से प्राप्त होने वाली आय को नहीं जोड़ा जाता है, इस ध्यान रखना, नहीं जोड़ा जाता है। इन तीनों को नहीं जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना, किन किन को नहीं जोड़ा जाता है, किसमें? राष्ट्रीय आय में। एक चोरी जुए से संबंधित जो आय प्राप्त होती है उसको नहीं जोड़ा जाता। मित्र परिवार को दी गई निःशुल्क सेवा को भी नहीं जोड़ा जाता। बेरोजगारी भत्ता भी नहीं जोड़ा जाता राष्ट्रीय आय में। ये चीजें यहाँ पर दिमाग में बैठा लेना। एक भी चीज मिल जाएगी, एक भी क्वेश्चन आपको मिल गए ना, ये क्वेश्चन के लिए आप बताओ कि हम 100 क्वेश्चन, जैसे हमारे सामने 100 क्वेश्चन रहेंगे, जीके में कितने रहेंगे? जीके में 100, एसएसटी में रहेंगे 150 क्वेश्चन रहेंगे। अब 150 क्वेश्चन के लिए ही हम 15-15, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं सालों से, और उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आगे बढ़ जा रहा है अपना, तो कितनी बड़ी बात है। और एक क्वेश्चन से सिलेक्शन होता है, वो एक क्वेश्चन ही डिसाइड करता है हमारी जिंदगी को, हमारी नौकरी को। तो यहाँ पर आराम से एक चीज को देखना, एक क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? इसमें क्या करेंगे? प्रति व्यक्ति आय क्या करते हैं? प्रति व्यक्ति आय निकलती है कैसे? जब हम राष्ट्रीय आय में मान लीजिए किसका भाग देते हैं, तो हम राष्ट्रीय आय में क्या, किसका? जनसंख्या का भाग देते हैं। जनसंख्या का भाग देने पर, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना कि प्रति व्यक्ति आय किससे प्राप्त होती है? कि राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का क्या करो? जनसंख्या का इसमें क्या कर दो? भाग दे दो, वो आपको राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? अब यहां है एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में ओ की मात्रा है तो क्या आएगा? तो ओ में क्या आएगा? मैंने कहा था आपके वो आया तो उसमें मूल्यह्रास क्या होगा? घट जाएगा। किसमें घटेगा? अब यहाँ एनएनपी है तो आपको पता है कि यहाँ जीएनपी में से आपके मूल्यह्रास, जीएनपी में मूल्यह्रास घट जाएगा, वही आपके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। ये मूल्यह्रास ओ की मात्रा आगे समझ गए ना। तो जीएनपी क्या है? जीएनपी का मतलब जानते हैं ना, यहाँ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसका मतलब है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घट जाएगा? मूल्यह्रास घट जाएगा, तो उसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब यहां देखो, यहां आ रहा है जीएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। अनुदान का मतलब क्या है? प्लस जुड़ रहा है। अनुदान का मतलब क्या है? सब्सिडी। क्या है? सब्सिडी जुड़ रही, जहां पर सब्सिडी जुड़ेगी उसको बोलेंगे साधन लागत पर आय। आगे बताऊंगा, अभी आगे से मिल जाएगा आपको। राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? एनएनपी ही आपका क्या है? शुद्ध साधन लागत पर। साधन लागत जानते होंगे आप, साधन लागत क्या होती है? साधन लागत का मतलब क्या है? जिसमें हम क्या करते हैं? सब्सिडी को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? सब्सिडी को जोड़ देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एनएनपी बोलते हैं। तो साधन लागत पर एनएनपी ही क्या है? आपकी राष्ट्रीय आय होती है। ध्यान रखना राष्ट्रीय आय क्या है। ठीक है, लास्ट वाली जो 4 मैंने आपको बताई थी, 4 में जो लास्ट वाली वही आपके। अब राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया था? तो दादाभाई नौरोजी ने किया था सर्वप्रथम आकलन। कब किया था? 1867 में किया था। और पीसी मार्मोलिस कौन है? तो पीसी मार्मोलिस आपको पता होगा 4 अगस्त 1949 को जो प्रथम जो राष्ट्रीय आय समिति गठित हुई थी उसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय प्रतिरोध सर्वेक्षण संगठन यानी कि एनएसओ, ये क्या है? गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है। गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? ये करता है। और डॉक्टर वी.के. आर.ई. राव, ये भी आपके सांख्यिकी संगठन से संबंधित है। अब यहाँ पर आया साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या है? जीडीपी क्या है? तो आपने बताया था कि यहाँ पर आपका अनुदान जुड़ रहा है, इसमें जिसमें भी आपके अनुदान जुड़ रहा है वही आपकी साधन लागत पर होगा। तो इसमें एक ही देखो, इसमें पूरा एक ही है साधन लागत पर, बाकी आप निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा था यहाँ पर आपकी मूल्यह्रास घट रहा है, जहां पर मूल्यह्रास घट रहा है वो क्या होगा? आपके वो शुद्ध होगा। क्या होगा? वो उसका गणना क्या शुद्ध होगा? मूल्य में ऊ की मात्रा है। ऐसे आप समझ भी गए होंगे।
सकल घरेलू उत्पाद में से यदि मूल्यह्रास को घटा दिया जाए, मूल्यह्रास को घटा दिया जाए, किसमें जीडीपी में मूल्यह्रास घटा दिया जाए, क्या प्राप्त होगा? तो आपको एनडीपी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा आपको? एनडीपी का मतलब क्या होता है? एनडीपी का मतलब होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद आपको प्राप्त होगा। बस ये चीजें आप समझ लो, आपको 2 नंबर पक्के हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आपके शुद्ध घरेलू उत्पाद यहाँ प्राप्त होगा। आगे देखो, राष्ट्रीय आय के अनुमान किस विधि के आधार पर दिया गया था? अब देखो, आपकी विद्या कितनी है? आपकी 4 है। राष्ट्रीय आधार पर जो किस अनुमान जो विद्या है उसमें से नंबर 1 है आपके उत्पाद विधि। कौन सी है? एक तो उत्पाद विधि है, एक आपके आय विधि है, एक व्यय विधि है, एक सामाजिक लेखांकन विधि है। 4 विधियां होती है। कितनी होती है? 4 विधियां होती है। लेकिन भारत में केवल 2 विधियों के आधार पर, किसके? उत्पाद विधि और आय विधि के आधार पर ही राष्ट्रीय आय के अनुमान तैयार किए जाते हैं। तो कौन सा सही है? तो आपके पहला और दूसरा सही है। तो उत्पाद और आय की, उत्पाद में क्या होता है? उत्पाद में क्या होता है? उत्पाद विधि में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला कौन सा है? प्राथमिक है। कौन सा है? पहला प्राथमिक है, दूसरा यहाँ पर द्वितीयक है, और तीसरा कौन सा है? तीसरा यहाँ पर तृतीयक है। 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग और 13 उपक्षेत्रों में, 13 उपक्षेत्रों में इसको बांटा गया है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो अर्थव्यवस्था को कितने भागों में? यहाँ उत्पाद विधि के अनुसार 3 भागों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान इसका है, सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। लेकिन स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय 1950-51 में सर्वाधिक जो योगदान था किसका था? वो प्राथमिक क्षेत्र का था, और धीरे धीरे इसको योगदान घटता जा रहा है। किसका? प्राथमिक क्षेत्र का धीरे धीरे योगदान घटता जा रहा है। इस बात का ध्यान रखना। सकल घरेलू उत्पाद क्या हुआ? सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है? जीडीपी। एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? आपके यहाँ पर जीएनपी। इनमें किसका अंतर होता है? तो किसका अंतर होता है? वो एक पहला वाला क्वेश्चन है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधारण आय का अंतर ही होता है। अब यहाँ देखो, उपभोग पर रचट प्रभाव किसने बताया? उपभोग फलन। आपने देखा होगा उपभोग फलन, मैंने कहा था आपको ना पढ़ा होगा, उपभोग फलन के बारे में आपने पढ़ा होगा। उपभोग फलन क्या है? तो उपभोग फलन क्या है? ये क्या है? ये क्या है कि आपका जो आपके जैसे आय, यानी कि जो आपकी इनकम है, इनकम और उपभोग के बीच में जो आपके संबंध बताता है उसको ही उपभोग फलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जैसे अगर आय बढ़ती है तो आपकी आय बढ़ेगी तो क्या होगा? आपका उपभोग भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आज आपकी इनकम 5,000 रुपये है तो आप उस हिसाब जूते पहनोगे। आपकी इनकम 5 लाख होगी तो आप उस हिसाब जूते पहनोगे। आज विराट कोहली है तो आज बोतल पानी पीता है वो 1000 में आती है। लेकिन जब जो विराट कोहली नहीं था, सामान्य क्रिकेटर था गली मोहल्ले का, तो वही पानी अपनी तरफ पीता था। जैसे जैसे आय बढ़ती है उसका उपभोग भी उस हिसाब से बढ़ता है। तो यही उपभोग फलन है। इन दोनों के बीच में, यानी कि आय और उपभोग के बीच में जो संबंध बताता है, जो संबंध है उस संबंध को ही उपभोग फलन कहते हैं। इस बात को ध्यान देना है। लेकिन यहां पर ध्यान देना, जिस हिसाब से आय बढ़ती है उस हिसाब से उपभोग नहीं बढ़ता है। आय तो तेज गति से बढ़ती है लेकिन उपभोग धीरे धीरे बढ़ता है। इस बात पर ध्यान देना। दोनों के बीच में जैसे उपभोग प्लस क्या हुआ? एफ प्लस वाई। ये है आपका उपभोग फलन का, यानी कि ये सूत्र है। तो इसी का मतलब क्या है? उपभोग क्या है आपका? उपभोग। और वाई का मतलब क्या है? आपके आय। क्या है आपके आय? तो एफ क्या है? यानी कि आय और उपभोग के बीच में जो संबंध होता है उपभोग फलन कहते हैं। तो यहाँ आंसर क्या है? यहाँ उपभोग पर रचट प्रभाव किसने बताया? तो जेम्स आपके ड्यूसनबरी ने इसमें रचट प्रभाव बताया था। किसने? ड्यूसनबरी ने। अब रमन यहाँ पे चल रहा है तो वैसे आप ध्यान देना, रचट प्रभाव ड्यूसनबरी ने बताया था। निम्न से कौन सा कथन किन्स के उपभोग फलन का मेल खाता है? उपभोग का किन्स ने क्या कहा था कि उपभोग में वृद्धि आय में वृद्धि से कम तीव्रता से होती है। यानी कि आय तो ज्यादा बढ़ती है, आय में जो बढ़ती है, लेकिन उपभोग धीरे धीरे बढ़ता है। यानी कि आय तो बढ़ती है लेकिन उपभोग जो वृद्धि है वो आय की तुलना में धीरे धीरे कम होती है, समान नहीं होती है। दोनों में क्या समान वृद्धि नहीं होती? दोनों अनुपातिक रूप से नहीं बढ़ती है। या इस बात पर यहाँ पर ध्यान देना है। तो आंसर ये आपका सही रहेगा। केन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करती है।
प्रभावपूर्ण मांग क्या निर्भर करती है, तो कुल मांग और कुल पूर्ति के फलन पर प्रभाव करती है। तो मांग और पूर्ति का नियम आपको पता होगा, मांग और पूर्ति को मैं आगे बता दूंगा ताकि आप यहाँ पर समझ जाओगे कि मांग क्या है और पूर्ति क्या है, दोनों की कब चीजें होती है। तो मांग की अलग चीजें है और पूर्ति अलग चीजें है। अगर यहाँ पर एक डायग्राम आपको याद होगा, एक डायग्राम तो ये वाला होगा, याद होगा आपको, ये डायग्राम जैसे मैं कहूँ तो ये डायग्राम किसका है बताओ मुझे, और एक डायग्राम ये वाला है, तो डायग्राम दो डायग्राम, ये तो है आपका मांग वाला है का, किसका, मांग का, ये है आपका पूर्ति का डायग्राम है ये वाला। अगला, उपभोग के जीवन चक्र परिकल्पना ये बताती है कि उपभोग क्या, यानी कि अब यहां पर किससे संबंधित है कि उपभोक्ता के पूरे जीवन की प्रत्याशित आय का फलन है, पूरे जीवन की प्रत्याशित आय का फलन है क्या, जीवन चक्र परिकल्पना। अगला, उपभोग फलन के निर्धारक तत्व है, तो आगे दो तत्व है, व्यक्तिगत और वस्तुगत, दो ही तत्व उपभोग फलन के। अब उपभोग फलन की बात करें तो उपभोग फलन के दो तत्व होते हैं, एक तो स्वतंत्र चर, एक आश्रित चर। तो यहाँ से उपभोक्ता के अगर बात करें तो वो आय और उपभोग उस पर ही निर्धारित करता है कि वो कितना उपभोग करेगा, ठीक है। अगर यहाँ बात करें तो एक बात ध्यान देना, मैं कहता हूं आपके परोज्य आय क्या होती है, आपके परोज्य आय जानते होंगे आप, ये इसको बोलते हैं खर्च करने योग्य आय, खर्च करने योग्य आय। अब ये क्या होती है, खर्च करने योग्य आय क्या होती है, इसको समझ लो, अगर इसको समझ गए तो आप समझ जाओगे। खर्च परोज्य आय बोलो या फिर आप खर्च करने योग्य आय बोलो, बहुत सी बार आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कितना है, 10 रुपए टोटल, कुल कितने रुपए हैं आपके पास, 10 रुपए हैं। आपके कुल पैसे कितने आपके पास, कुल रुपए कितने आपके पास, तो कुल अगर यहाँ बात करें, मैं आपको यहाँ साफ साफ बता देता हूँ, एक बार समझना, अगर आप यहाँ समझ जाओगे तो समझने के बाद में अगर यहाँ देखो एक बात है, मेरे पास कुल जो इनकम है वो कुल इनकम है मेरे पास 10 रुपए, कितने रुपए हैं, 10 रुपए इनकम है। अब 10 रुपए में से अगर मैं बात करूं तो 10 रुपए में से मैंने उपभोग किए, उपभोग का मतलब खर्च किए, कितने रुपए खर्च किए, मैंने 6 रुपए खर्च किए। 6 रुपए खर्च करने के बाद में मैंने उसके बाद मेरे पास कितने रुपए बचे, तो बचत कितनी रही मेरे पास, 4 रुपए रही, कितने रुपए रही, 4 रुपए। अब मेरे पास बचत कितनी रही, 4 रुपए। अब मैं बताऊं कि आप मेरी, अगर मैं बताऊं तो मेरी कुल इनकम को कैसे जानोगे आप, मैं कहूं कि मेरी इनकम कुल कितनी है, तो आपका एक तरीका और है कि आप किसी व्यक्ति का ये ज्ञात कर लो कि उसका उपभोग कितना है और उसकी बचत कितनी है। अगर आपको दोनों मालूम चल जाएगा तो दोनों को प्लस कर लो, प्लस करने के बाद में आपको मालूम चल जाएगा कि उसकी इनकम कितनी है। जैसे बात करो, मेरा उपभोग 20 रुपए है, कितने रुपए, 20 रुपए मेरा उपभोग है, मेरा उपभोग 20 रुपए है, अब 5 रुपए मेरी बचत है, तो मेरा कुल इनकम कितनी है, तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने पर आपकी कुल इनकम कितनी, 25 रुपए। उपभोग और बचत को दोनों को जोड़ने के बाद में ही जो मिलता है उसको ही कुल इनकम कहते हैं। तो परोज्य आय क्या है, तो परोज्य आय को ज्ञात करने के लिए आपको उपभोग और बचत दोनों को जोड़ दो, जिससे आपको क्या मिल जाएगी, आपको परोज्य आय मिल जाएगी, ठीक है, या फिर आपको कुल इनकम मिल जाएगी। तो परोज्य आय खर्च करने योग्य आय क्या है, तो उपभोग और बचत दोनों का क्या है, पूरा दोनों का वो है। उपभोग यानी कि इसमें से आप कर निकाल दो, क्योंकि उपभोग उतने, जैसे इसमें जो परोज्य आय है तो इसमें से आप जो कर रहे हैं, जो इनकम टैक्स है, तो टैक्स को निकाल दो, टैक्स को चुकाने के बाद में ही व्यक्ति उपभोग करता है और बचत करता है। तो इसमें ध्यान देना कि आप परोज्य आय क्या होती है कि टैक्स निकालने के बाद में जो कुल आय होती है वही आपके परोज्य आय होती है, या फिर बोल सकते हैं कि उपभोग और बचत दोनों का जो जोड़ है, जो दोनों का सरप्लस है, दोनों का जो योग है वही आपकी परोज्य आय होती है, यही आपकी उपभोग फलन है। इस बात को ध्यान देना। देखो बचत और परोज्य आय का अनुपात है, बचत अब परोज्य आय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत बचत प्रवृत्ति कहलाती है आपकी एपीसी, और एक होती है आपकी एमपीसीएस, इसको बोलते हैं सीमांत, जो उसको सीमांत पूर्ण रोजगार के बिंदु के बाद कीमत स्तर में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। अब यहाँ से कल पढ़ेंगे, कल वाले वीडियो में, तो इसको किस कहते हैं, मुद्रास्फीति वाला टॉपिक को अगले पढ़ेंगे। तो हमारे कितने टॉपिक हो गए, तो आज हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं। कितने, देखो यहाँ पर कौन कौन से हुए हैं, तो यहाँ पर देखो, एक तो वह राष्ट्रीय आय वाला हो चुका है, एक उपभोग फलन वाला हो गया। कल वाले वीडियो में हम 3 करेंगे, मुद्रास्फीति भी करेंगे, मांग पूर्ति का गणना भी करेंगे और उपभोग का समय भी करेंगे, तीनों समान है। आज थोड़ा टाइम राष्ट्रीय आय में लग गया, अब कल वाले टॉपिक में है, इन तीनों को आराम से समझेंगे, मुद्रास्फीति को, मांग पूर्ति की अवधारणा को और उपभोक्ता सामय को, ठीक है। अब आपका लास्ट दिन है
तो एक तो आपके अगर आपके पास जो क्रैश कोर्स हो ब्रह्मास्त्र SST का, उसको जरूर ज्वाइन करना। 249 रुपये का मात्र है, अभी आपके लास्ट रिविजन में ही काम आता है। तो आर्मी मानुषी स्टडी ऐप पर वहाँ जाना और वो ब्रह्मास्त्र कोर्स है उसको जरूर SST वाला आप ज्वाइन करना, वो आपको बहुत ही फायदा देगा। क्योंकि सीरियसली आप तैयारी कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएगा, आपको वो बहुत आगे बेनिफिट देगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।